तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग के केमिस्ट्री क्लास 12th का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले 5 लेक्चर आपको मिल चुके हैं, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल के बारे में पढ़े थे, नॉर्मलता, मोलरता, और उसके बाद मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल किया गया था। और आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है वाष्प दाब और राउल्ट का नियम पे। जो ये वाला नियम है राउल्ट का नियम, ये वाष्प दाब पर आधारित है। और जो वाष्प दाब वाला टॉपिक है ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए लेक्चर नंबर 6 है विलियन चैप्टर का, ये पहला चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है वाष्प दाब और राउल्ट का नियम पढ़ना है हमें। ठीक है, क्या पढ़ना है? वाष्प दाब और राउल्ट का नियम। तो ये नियम पढ़ने से पहले एक बात आप जान लीजिए कि हम लोग जो ये केमिस्ट्री का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें पूरे टॉपिक को लिया जा रहा है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी लिया जा रहा है और जो छोटे टॉपिक हैं उसको भी लिया जा रहा है। और इसी के साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बताए जा रहे हैं। और इन न्यूमेरिकल में मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज जरूर से पढ़ना है कि कब आपको कौन सा चीज दिया गया है और कितना उसको लेना है। और उसके बाद ये ध्यान देना है कि जब हम लोग इसका करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, हल करना जब शुरू करोगे तो हल करते समय मेन चीज ये होता है कि उसमें हल में आपको कितना संख्या दिया हुआ है और लगभग में अगर संख्या आ रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है जो कि लगभग में रहता है, लगभग माना जाता है, तो वह न्यूमेरिकल में ध्यान देना है आपको। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरी पेपर है, थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं थ्योरी वाला। इसका पेन नहीं दिख रहा है भाई, किधर है पेन? एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों। पेन मिल जाएगा, चलिए चलिए ठीक है, पेन मिल गया। पेन इसका खो गया था। तो देखो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो वाष्प आप लोग जानते हो वाष्प क्या होता है? जब कि किसी भी जल को या किसी द्रव को, जल नहीं, यहाँ पे द्रव शब्द इस्तेमाल करना सही होगा। जब किसी द्रव को हम लोग गर्म करते हैं, द्रव यानी जैसे जल हो गया, जल मान लो पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो तो क्या निकलेगा? वाष्प निकलेगा। वाष्प को क्या कहते हो? भाप कहते हो। पहले क्या था ना, पहले जानते हो भाप से ट्रेन चलता था, भाप से, उसको भाप इंजन बोला जाता था। सबसे स्टार्टिंग में भाप से चलता था, पानी को गर्म करते थे, उसका भाप बनता था और उसी से जनरेटर उसका चलता था। उसके बाद कोयले वाला ट्रेन आया। कोयले वाला तो अब भी आप लोग शायद शायद देखे होंगे, डीजल वाला अब चलता है ना, इतना डीजल और इलेक्ट्रिक वाला। पहले कोयले से चलता था, कोयले को डाला जाता था आग में, आग जलता था और आग से वो जनरेटर चलता था। और उसके पहले भाप था, पानी को गर्म करते थे तब वैसे चलता था। तो भाप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो, इसमें सिर्फ वाष्प नहीं पढ़ना है हमें, वाष्प दाब पढ़ना है। अब वाष्प दाब होता क्या है देखिए, एक न्यू पेज लेते हैं, उसमें आपको समझा देते हैं वाष्प दाब के बारे में। देखिए वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है। अब मान लो कोई एक बर्तन लिए हो, कोई बर्तन है आपके पास, ठीक है, कोई बर्तन लिया गया है, उसको आप क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो, बर्तन को गर्म कर रहे हो, नीचे आग लगा दिए हो। ठीक है, आग लगाने वाला काम बहुत करते हैं बच्चे लोग, मजाक है। देखिए आगे, इसको गर्म करेंगे तो, और मान लो ये बंद बर्तन है, ठीक है, कुकर है, जैसे प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर का मतलब क्या है? दाब है। कुकर में क्या बन रहा है? गैस बन रहा है, यानी वाष्प बन रहा है। तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर, या इसके दीवारों पर, आप जानते हो इसके दीवारों पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। जब ये गर्म होगा, वाष्प बाहर निकलेगा, तो इसके दीवार पर और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। अब ये प्रेशर, एक और चीज आप नाम सुने होंगे क्लास 11th में, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, ये आपने क्लास 11th में सुना होगा, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो हमारा पूरा वायुमंडल है उसमें आप लोग जानते होंगे सबसे ज्यादा गैस की मात्रा कौन सी है? नाइट्रोजन गैस की। तो गैस अगर हमारे पूरे आसपास एरिया में है और वो गैस नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? नीचे की तरफ है ना। तो गैस तो आसमान में उड़ रहा है, जैसे बादल उड़ रहा है, ये सब उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, लेकिन वो तो नीचे की तरफ आ रहे होंगे क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है ना, ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी की वजह से जो दाब लगता है उस वाष्प का, यानी उस गैस का,
उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको शॉर्ट में एटीएम से प्रदर्शित किया जाता है, एटीएम से। ठीक है, क्या बताएं? वायुमंडलीय दाब बताएं। तो कुछ दाब तो यहाँ पे भी लग रहा होगा वायुमंडलीय दाब, क्योंकि हमारे चारों तरफ गैस मौजूद है और गैस से दाब भी लगेगा, उसको वायुमंडलीय दाब कहेंगे। अब जो वाष्प दाब पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए क्या है। फिगर इसका एक और था, हाँ ये वाला फिगर देखिएगा। किसी बर्तन में, बंद बर्तन है, यहाँ से देखो बंद किया गया है, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया है। इस बंद बर्तन को के अंदर द्रव लिया गया है ये पूरा, ठीक है, रुकिए कलर चेंज करें। ये पूरा जो है ये द्रव लिया गया है, ठीक है, ये जो पूरा है ये इसको द्रव लिया गया है। क्या नाम लिखा है? द्रव लिखा है। अब ये जो द्रव लिखा हुआ है, इसके बाद ऊपर देखो द्रव का वाष्प जा रहा है। अब जब द्रव गर्म होगा तो इसका वाष्प भी बाहर की तरफ जाएगा। जब द्रव से वाष्प बदलता है तो उसको वाष्पन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाष्पन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वाष्पन। इवेपोरेशन, वाष्पन। वाष्पन हिंदी में कहते हैं जब द्रव गैस में परिवर्तित होता है या जल को गर्म कर रहे हो तो भाप बन रहा है, तो वो जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है ना उसको वाष्पन कहेंगे। अब बताओ इसी का उल्टा क्या होगा? अगर उसी गैस को हम लोग ठंडा कर देंगे, जैसे ठंडा वाले में समझो आप पानी की बोतल निकालो या ग्लास में ठंडा पानी रखे हो, तो ठंडा पानी जो है वो बाहर की तरफ देखोगे पानी बूंद बूंद की तरह गिरता रहेगा, ग्लास में छेद नहीं रहेगा, लेकिन पानी बूंद बूंद तरह गिर रहा है। क्यों गिर रहा है भाई? उसके आसपास गैस होगा और उस ठंडे पानी की वजह से वो गैस ठंडा होता जा रहा है। और जब किसी गैस को ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर वो धीरे धीरे उसके अणु पास आने लगते हैं। ठोस द्रव गैस में आपने ये पढ़ा होगा कि ठोस के अणु बहुत पास रहते हैं, द्रव के अणु थोड़े दूर रहते हैं, गैस के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं। तो अगर गैस के अणु को हम लोग पास लाएंगे, पास लाते रहेंगे, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए होता है। अब इसी का उल्टा क्या होगा भाई? इसी का उल्टा बताओगे तुम लोग, वाष्पन का उल्टा होगा संघनन। ठीक है, वाष्पन का उल्टा संघनन। संघनन मतलब बहुत पास पास आ रहे हैं। संघनन को कहेंगे इंग्लिश में कंडेंसेशन, CONDENSATION। कितना ओ इसमें लिखा हुआ है भाई? कंडेंसेशन, संघनन। ठीक है, दोनों प्रक्रिया का नाम यहाँ पे आएगा। वाष्प दाब में दोनों प्रक्रिया होगा, वाष्पन भी होगा, संघनन भी होगा। देखो ये जो यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है ये पहला V1, इसको माने है वाष्पन, वाष्पन की दर है, ये वेग है, ये वाष्प जितने तेजी से निकल रहा है वो वाष्पन है। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर इसको गर्म कर रहे हो तो वाष्पन बहुत तेजी से होगा, संघनन धीरे धीरे होगा, क्योंकि गैस फिर ठंडी भी तो होने लगेगी। अब आप लोग खाना बना लिए कुकर में, कुकर में खाना बनाने के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। आप कुकर को खोलोगे देखो उसमें पानी दिखेगा, पानी की बूंद छोटी छोटी दिखेगी ना, उसके ढक्कन पे दिखेगी और उसके दीवार जो है कुकर की उस पे दिखेगा। पानी कहाँ से आया भैया? पानी तो आप लोग डाले थे लेकिन वो पक गया था ना, लेकिन आया कहाँ से पानी? तो जो गैस भाप बन रहा है पूरा भाप बाहर थोड़ी निकल जाएगा, जो भाप उसमें बचा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वो गैस में बदल, सॉरी द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, उस प्रक्रिया क्या कहोगे? संघनन कहोगे भाई, संघनन कहोगे। ठीक है, जब भी किसी हम लोग द्रव को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वाष्पन होता है, वाष्पन बहुत तेज से होता है, उसको V1 माना गया है। ठीक है, धीरे धीरे जब गर्म करने के बाद वो ठंडा होएगा तो वाष्पन बंद हो जाएगा। ठीक है, वाष्पन बंद हो जाएगा, संघनन होने लगेगा। संघनन कभी पहले वाष्पन तेज होगा फिर संघनन तेज होगा। और देखिए एक सेकेंड, पहले वाष्पन तेज होगा फिर संघनन तेज होगा। कुछ अवस्था ऐसा आएगा जब वाष्पन और संघनन का दर समान हो जाएगा, यानी उतनी ही वाष्प बन रही है उतना ही संघनन हो रहा है। ठीक है, उस अवस्था को कहा जाएगा वाष्प दाब साम्यावस्था, वाष्प दाब साम्यावस्था। ठीक है, तो जो वाष्प बनेगा, अभी मैंने आपको क्या बनाया, प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल बताया था। प्रेशर कुकर में अगर गैस बन रहा है तो वो गैस ऊपर की तरफ भी उसका वाष्प दाब लगाएगा, दाब लगाएगा, और उसके चारों ओर जितने दीवार है कुकर की उस पे भी दाब लगाएगा। तो जो दाब उस वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर भी लगेगा, देखो यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि ये वाष्प नीचे भी तो आएगा भाई, ऊपर जा रहा है नीचे भी तो आएगा, क्योंकि प्रेशर बन रहा है ना। अब यहाँ ऊपर जा नहीं पा रहा है तो इसके टकरा के नीचे आता रहेगा।
इसलिए यहाँ पे बना हुआ है, देखो उसके बाद इरेज करते रहे। अब देखो तीर दिख रहा है, ये तीर दिख रहा है, ये तीर क्या दर्शा रहा है कि गैस नीचे की तरफ भी आ रहा है। इसके बाद ये वाला वाष्प दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यहाँ तीर ऊपर जा रहा है, तीर ऊपर जा रहा है, तो ये चारों तीर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ चारों तीर। वाष्प ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, दीवार में भी लगा रहे हैं प्रेशर, यहाँ भी देखो तीर लगा हुआ है। तो जो दाब लगाते हैं वाष्प के द्वारा दीवार पर, सतह पर और ऊपर की तरफ, उसी को वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। परिभाषा देखिएगा, वाष्प दाब इंग्लिश में कहा जाता है वेपर प्रेशर, वाष्प कहते हैं वेपर, दाब को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को रखकर गर्म किया जाता है तथा फिर उसका तापमान स्थिर कर दिया जाता है। अभी क्या करना है, बंद बर्तन जैसे कुकर ले लिया, ठीक है। जब किसी बंद बर्तन में द्रव को रखकर गर्म किया जाता है तथा फिर उसका ताप स्थिर कर दिया जाता है, तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है, यानी वाष्पन तेज होगा, क्योंकि गर्म करें तो ज्यादा तेज उबलेगा ना, वाष्पन का तेज अधिक होगा और संघनन का वेग कम होगा। परंतु समय के साथ साथ वाष्पन का वेग घटने लगता है और संघनन का वेग बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम लोग उसको छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा तो वहां पे संघनन होगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब वाष्पन और संघनन का वेग समान हो जाता है, ऐसी अवस्था को द्रव वाष्प साम्यावस्था कहते हैं, तथा इस अवस्था में द्रव की वाष्प की सतह पर बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करती है, इस दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। पूरा हिस्सा समझिए फिर से। अब आपको यहां समझना है, समय के साथ साथ वाष्पन और संघनन दोनों का वेग लगभग स्थिर होने लगता है, ठीक है। एक ऐसी अवस्था आती है जब वाष्पन और संघनन का वेग समान हो जाता है, तो जब वाष्पन और संघनन का वेग समान हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, वाष्प द्रव वाष्प साम्यावस्था कहेंगे, ठीक है। द्रव वाष्प साम्यावस्था, पानी गर्म कर रहे हो या दाल बन रहा है, दाल गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद वो ठंडा भी तो होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, उसमें संघनन होगा, ठीक है। देखो गाढ़ा होने लगता है, गर्म करोगे तो पतला हो जाएगा, ठंडा कर हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा मतलब क्या है, वो संघनित हो गया है, ठीक है। तथा इस अवस्था में द्रव की सतह पर, यहाँ कॉमा रहेगा, द्रव की वाष्प, क्योंकि उसी द्रव को गर्म करने पे वाष्प निकली है, द्रव की वाष्प द्रव की सतह पर, देखो यहाँ पे द्रव की वाष्प, ये है द्रव ऊपर जा रहा है, इसकी वाष्प इसकी सतह पर भी बल लगा रही है, उस बल के बारे में बात किया जा रहा है। द्रव की वाष्प द्रव की सतह पर और बर्तन की दीवार पर दाब आरोपित करती है। बर्तन की दीवार कहाँ था, बर्तन की दीवार आपका था यहाँ पर, देखो बर्तन का दीवार ये वाला, ये वाला, यहाँ भी दाब लग रहा है, यहाँ भी दाब लग रहा है, नीचे की तरफ भी दाब लग रहा है, किसके द्वारा दाब लग रहा है, वाष्प के द्वारा दाब लग रहा है, ठीक है। तो जो वाष्प के द्वारा दाब लगता है, ठीक है, दाब आरोपित करती है या दाब लगता है, इसी दाब को वाष्प दाब कहा जाता है, खत्म कहानी, ठीक है। यही होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आजकल मौसम ऐसा हो गया है कि गले ही खराब हो जा रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे चलने के बाद द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, देखो द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब में हम लोग को पढ़ना है राउल्ट का नियम भाई, ठीक है, राउल्ट का नियम पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। होता क्या है चलिए समझिए, देखो माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव ए बी उपस्थित है जिनके आंशिक वाष्प दाब पी ए और पी बी है। ये जो पी ए और पी बी लिखा हुआ है ये ऐसे है, मतलब स्मॉल में रहेगा, ए और बी स्मॉल में रहेगा, ए और बी माना गया है, पी मतलब प्रेशर है, पी ए पी बी है तो विलयन का कुल वाष्प दाब। ये क्यों रुक गया भाई, चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को मानना है, मान लो दो द्रव है तुम्हारे पास, एक एक का हम लोग प्रेशर लिख रहे हैं वाष्प दाब पी ए, एक दूसरे का लिख रहे हैं पी बी। तो कुल वाष्प दाब कितना होगा, कुल वाष्प दाब होगा पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब इस पी ए और पी बी के बारे में ही राउल्ट ने बताया था, राउल्ट का नियम आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखो राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट भी है, द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम दो है, एक द्रव द्रव विलयन का, एक आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। किसी देखिए किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या बताया? कोई द्रव और द्रव विलयन है, यानी ऐसा विलयन है जिसमें दोनों के दोनों विलेय और विलायक द्रव अवस्था में हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया है, पहले लेक्चर में ये चीज बताया गया है विलयन और विलयन के प्रकार में, कि द्रव और द्रव दोनों को जोड़ के भी विलयन बनता है ना। अब पहले वाले का देखो बताया गया है कि जो आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब को पी नॉट कहते हैं, आंशिक वाष्प दाब को। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉल का समस्या हो गया था। चलिए अब आगे देखिए। माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है तथा मोल प्रभाज यक्स ए है। देखिए पी ए को ऐसे लिखना है, यक्स ए को ऐसे लिखना है। अच्छा राउल्ट ने बताया क्या, जो वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी भी द्रव का जो मोल प्रभाज होगा, मोल प्रभाज आप लोग पढ़ चुके हो, मोल प्रभाज क्या था? मोलों की संख्या का अनुपात था, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, उसका अनुपात था। ठीक है, तो घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए और मोल प्रभाज यक्स ए है, और जो घटक बी है उसका आंशिक वाष्प दाब पी बी मोल प्रभाज यक्स बी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा पी ए समानुपाती यक्स ए, ये बताया था, पी बी समानुपाती यक्स बी, ये बताया था। ठीक है, पी ए यक्स ए और पी बी समानुपाती यक्स बी। क्या बोला इन्होंने? आंशिक वाष्प दाब, जो आंशिक वाष्प दाब घटक ए का है वो घटक ए और बी का वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर इसको हम हटाएंगे तो पी ए बराबर होगा पी ए नॉट इंटू यक्स ए, ये होगा पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू यक्स बी। अब ये जो पी बी नॉट लिखे हैं और पी ए नॉट लिखे हैं, इसको आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, इसी को आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, मान लीजिए इसको जोड़ दिया जाए तो कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब मतलब पीटी, कुल वाष्प दाब मतलब क्या होगा भाई? पीटी। तो पीटी बराबर क्या होगा? पीटी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। पी ए और पी बी का फार्मूला भी क्या लिखे हो? देखो यहाँ पे हम लोग क्या बताए फार्मूला, जो वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटा करके ये नियतांक लगाया गया है पी ए नॉट, इसको आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे इस समानुपाती को हटा करके पी बी नॉट लगाया गया है, इसको आंशिक वाष्प दाब कहेंगे, किसका? घटक बी का कहेंगे। ठीक है, इसके आगे आओ, अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूले में रख दें पी टी बराबर पी ए का क्या होगा? पी ए नॉट इंटू यक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू यक्स बी। ठीक है, ये जो आपको आया है ये राउल्ट के नियम का सिद्ध है या प्रूफ है। तो जब राउल्ट के नियम पे आएगा तो इसी प्रकार आपको फॉर्मूला पूरा याद करना है, यहाँ तक का राउल्ट का नियम यहाँ तक आपको पूरा लिखना होगा। राउल्ट का नियम कभी कभी 5 नंबर में भी आता है। देखो शुरू कहाँ से होगा? यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, राउल्ट का नियम यहाँ शुरू करोगे, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, उसके बाद ये लिखोगे नियम। नियम क्या था? जो वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, बस इतना। इसके बाद यहाँ तक आप लोग सिद्ध करोगे। अब इसका आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब उसके बाद हाँ पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यही मेन था।
अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही दोनों टॉपिक हम लोग को पढ़ना था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमांक में अनुमान, वाष्पदाब में आंशिक अवनमन, हिमांक क्वथनांक में उन्नयन, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी में एक और टॉपिक पढ़ना है पराशर दाब, और पराशर दाब में भी कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे प्रति पराशर, जिसको विलोम प्रतिलोम पराशर भी कहते हैं या उल्टा पराशर कहते हैं, ठीक है। पराशर और विसरण दो चीज और पढ़ना है, पराशर विसरण में अंतर भी पढ़ना है। उसके बाद इसके कुछ और न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, फिर आपको ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब ज्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग जान रहे हो समय कितना बचा है, अक्टूबर चल रहा है। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज 23 अक्टूबर है, ठीक है। 23 अक्टूबर, आपको ये वीडियो 24 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 महीना के बाद ये साल खत्म हो जाएगा। फरवरी में लास्ट में इस बार एग्जाम हुआ था 2025 का, और ऐसे 2026 का भी हो सकता है। तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं, जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। स्कूल में आपने जितना पढ़ा है या अब तक जितना पढ़ा है, उन सबको रिवीजन करना आपसे शुरू कर दीजिए। जैसे हम लोग पहला चैप्टर अभी चालू किए हैं, तो एक तरह से आपका ये रिवीजन भी हो रहा है। जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो रहा है। जितने बच्चे आपके पास जुड़े हुए हैं, जितने आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन सब के पास इसको शेयर कर दीजिए। पहली बात, शेयर करने से क्या होगा, वो सभी पढ़ेंगे और आपको भी क्या देंगे, ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। ब्लेसिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ब्लेसिंग का मतलब यही है कि वाह भाई थैंक यू, ये बोलेंगे और क्या, ठीक है। चलो इसके साथ अब हम लोग मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही पढ़ना था हमें बच्चों, धन्यवाद, ठीक है।